हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी भी एटम का। अब इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था कि हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें डिटेल में हमने ये पढ़ा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं और उसकी कंडीशन क्या है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी एटम के अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए, और उसमें किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, कैसे वो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं पाई बॉन्ड नहीं बनाते, ये सारी चीजें। ठीक है। आज वाले लेक्चर में हम तीन अलग अलग केसेस में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। सबसे पहले एक शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे, एक तरीका सीखेंगे जिससे अगर हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ रहता है तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं सेंट्रल एटम का। तो दूसरा जो तरीका हम सीखेंगे वो रहेगा अगर हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है तो हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका सीखेंगे अगर हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले केसेस हैं किसी सेंट्रल एटम पर, तो उनके केसेस में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ये सारे तीन केस देखकर इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे और इसके अलावा लेक्चर के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि अगर इफ फॉर्मूला इज गिवन, अगर इन केस हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है तो कैसे निकालेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है बेटा, बट आपको ध्यान रखना है कि ये केवल एक ट्रिक है, ये सारे मॉलिक्यूल में अप्लाई नहीं होता। जनरली केवल उन्हीं मॉलिक्यूल में अप्लाई होगा जिसमें केवल एक ही सेंट्रल एटम होगा, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम नहीं होंगे। ठीक है, और उसमें भी अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं तो उसके केस में हम नहीं पता कर पाएंगे, तो उसके केस हम लेक्चर में सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक ही सेंट्रल एटम होता है उसमें ये वाला जो शॉर्टकट तरीका हम सीखने वाले हैं वो काम कर जाता है। आपको करना क्या है, आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो एक नंबर कैलकुलेट करना है। वो नंबर किसके बराबर होगा, हाफ इंटू, ध्यान देना बेटा, यहां पर v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। ठीक है, यहां जो v है ये क्या चीज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। v रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो जिस भी एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं वो यूजुअली सेंट्रल एटम का ही निकालते हैं। तो वो जो जिस सेंट्रल एटम के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं उस सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ठीक है, फिर उसमें दूसरी चीज m ऐड कर देंगे। m क्या है बेटा, ये है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, ये क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। m से रिप्रेजेंट, m से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये m, मोनोवेलेंट एटम को। मोनोवेलेंट कहने का मतलब जिनकी वैलेंसी एक है, मतलब जब वो सराउंडिंग एटम की तरह प्रेजेंट होते हैं तो उनकी वैलेंसी एक रहती है। किस किस की, हाइड्रोजन की या फिर हेलोजन की, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ध्यान देना है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को तब नहीं कंसीडर करना है अगर वो सराउंडिंग एटम नहीं है, क्योंकि जब वो सराउंडिंग एटम होते हैं तभी जाके उनकी वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है, तभी वो मोनोवेलेंट होते हैं, एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो सी है ये रिप्रेजेंट करता है कैटायन के चार्ज को। ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है किसके, कैटायन के चार्ज को। तो जो भी कैटायन का चार्ज रहेगा उतने चार्ज की वैल्यू क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। ठीक है, अगर +1 रहता है तो 1 माइनस कर देना है, +2 रहता है तो 2 माइनस कर देना है। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कम हो जाते हैं उस सेंट्रल एटम से। ठीक है, और सबसे लास्ट में ए समझ में आ गया होगा आपको, क्या होगा, ये एनायन का चार्ज होगा। इन केस अगर कोई निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ऐसे केस में जितना भी निगेटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि जितना भी निगेटिव चार्ज होता है बेटा उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझना ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं NH4 प्लस है। ठीक है, अगर ये NH4 प्लस है तो इस NH4 प्लस में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो सेंट्रल एटम कौन है, N है। ठीक है, सेंट्रल एटम N है, तो नाइट्रोजन का जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 5। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो मोनोवेलेंट एटम है, मोनोवेलेंट एटम के नंबर कितने हैं हाइड्रोजन के, 4, ये 4। दूसरी चीज ये कैटायन है, एनायन नहीं है, तो प्लस ए वाली चीज नहीं आएगी लेकिन माइनस सी वाली चीज आएगी। माइनस, इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उसे माइनस करना है, जितना भी निगेटिव चार्ज होगा उसे प्लस करना होगा।
ठीक है ना। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज आपको दिखेगा, कैटायन का जितना भी चार्ज दिखेगा, कैटायन कहने का मतलब प्लस चार्ज वाले, ठीक है, तो यहाँ पर उतना चार्ज आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो आपको क्या दिखेगा, ये हो जाएगा 5 4 8, 5 4 9 और -1 हो जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान देना, ये जो भी नंबर आ रहा है इस नंबर के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। कैसे, अगर हमारे पास ये n की वैल्यू क्या है, इस n की वैल्यू 2 आती है, तो ऐसे केस में हम इसका क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जितना नंबर आएगा उतने ऑर्बिटल उस हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी 2 नंबर आएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, जब भी 3 आएगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जब भी 4 आएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वैसे ही अगर 5 आएगा तो आप क्या लिख दोगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर 6 आएगा तो आप लिख दोगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। एक मिनट बेटा, और अगर आपके पास 7 नंबर आ जाता है तो ऐसे केस में क्या लिखोगे, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया। तो आपको क्या दिख रहा है, इस NH4 प्लस के केस में जो नंबर आ रहा है वो कौन सा नंबर आ रहा है, 4, और अगर 4 आ रहा है तो ऐसे केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो किसके लिए निकाला है बेटा हम लोगों ने, ये नाइट्रोजन के लिए निकाला है, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें क्या है, सेंट्रल एटम है। ट्रिक समझ में आया बेटा। ठीक है, तो हम ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए भी निकाल सकते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो सेंट्रल एटम है उसके लिए निकलेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, इन केस अगर यहाँ डेसिमल में नंबर आ जाए, जैसे ये इन केस क्या आ जाए 2.5 आ जाए, तो फिर आपको निकालने में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो उन केसेस में इस चीज को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे जहां पर ये डेसिमल में नंबर आ जाएगा। तो ये डेसिमल में नंबर किस में आता है बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के केस में आता है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हम लोगों ने ऑक्टेट थ्योरी के एक्सेप्शंस पढ़ते समय ऑलरेडी देख लिए थे, उसमें लोन पेयर नहीं होते, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो जहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा होगा वहां पर यहाँ डेसिमल में नंबर आ जाएंगे, और ऐसे केस में उनके जो हाइब्रिडाइजेशन है कैसे निकालना है वो लेक्चर के एंड में सीखेंगे। पहले इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया है तो मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले आपको खुद से करनी है। ठीक है, उसके बाद मेरे आंसर को चेक करना है। ठीक है, आप चाहो तो शुरुआत के एक दो जो एग्जांपल्स हैं वो एक दो एग्जांपल्स आप यहां से मैं जो करवा रहा हूं उससे चेक कर सकते हो, बट एक दो एग्जाम्पल समझ में आने के बाद फिर बाकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। वैसे मैं सॉल्यूशन सबका कराऊंगा और हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम इनफैक्ट 30 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर, केवल इसी पहले वाले केस में फॉर्मूले को देखकर हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं इसके केस के लिए, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर वाले केस पर जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ सबसे पहले देखते हैं BeCl2। BeCl2 में नंबर निकाल लेंगे हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम, जो सेंट्रल एटम है उसी के लिए निकालेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके, बेरिलियम के 2। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, क्योंकि ये सराउंडिंग वाला एटम है क्लोरीन, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2। इसमें कोई चार्ज है क्या, बिल्कुल नहीं, ना तो कैटायन का चार्ज और ना ही एनायन का चार्ज, तो कैटायन और एनायन के चार्जेस नहीं है। शुरुआत में हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे ऐसे ही, उसके बाद चार्ज वाले जो आयंस है उनके हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले केसेस देखेंगे। ठीक है, आपको क्या दिखेगा, 2 + 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 2, 2 आ गया, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। समझ में आया। तो यहाँ जो बेरिलियम का जो हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा वो sp आ गया बेटा। तो ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, इसके बाद BF3 वाले केस पर आते हैं। BF3 में आप क्या देखोगे, यहाँ पर जो नंबर निकालोगे ये हो जाएगा हाफ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3, ग्रुप 13 का पार्ट है। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, जो सराउंडिंग एटम है वो फ्लोरीन वाले कितने हैं, 3 है। जो मोनोवेलेंट होंगे उन्हीं के नंबर लिखना है। अगर ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया जो कि डबल बॉन्ड बना रहे हैं, उनके नंबर को आपको काउंट नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर 3 हो गया, और जो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम है ये भी 3 हो गए, चार्जेस तो है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 हो गया। अब ये 3 हो गया, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2 आ जाएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का होता है। ठीक, इसके बाद CH4 की बात करते हैं। CH4 में आपको क्या दिखेगा, नंबर हाफ। इसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वो कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन है 4। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं बेटा, 4। हाइड्रोजन के जो नंबर है वो 4 हैं। ठीक है, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 4।
ठीक, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है तो कुछ और माइनस सी प्लस ए करने की जरूरत नहीं है। ये जब 4 आ गया इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा कार्बन का, sp3। समझ में आ गया? तो ये जो कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा निकल जाएगा, sp3। ठीक, नेक्स्ट वाले केस पर आते हैं बेटा। यहां पर देख लेते हैं कार्बन का हाफ। कार्बन के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि ग्रुप 14 का पार्ट है ये। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, दोनों ही मोनोवेलेंट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हो जाएंगे, 4, 4 + 4 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, sp3। समझ में आ गया? अभी हम जितने भी एग्जांपल्स देख रहे हैं उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अब ये जो नेक्स्ट वाले जो एग्जांपल्स हैं ये आपको खुद से ट्राई कर रहे हैं बेटा। ठीक है, मैं सॉल्यूशन जरूर करवा रहा हूं लेकिन खुद जब आंसर निकाल लोगे उसके बाद यहां से चेक करना है। ठीक है, यहाँ CO2 की बात करते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर कार्बन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कोई है क्या बेटा, नहीं, मतलब आगे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, तो आप उस चीज को यहाँ ऐड नहीं करोगे, ऑक्सीजन के नंबर नहीं, केवल और केवल नंबर ऑफ जो मोनोवेलेंट एटम है उन्हीं के नंबर को काउंट करना है। ठीक है, चार्ज तो है नहीं, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 हो जाएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp। ठीक है, हम दूसरे तरीके से भी इन सारे मॉलिक्यूल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं लेकिन पहले ये वाला तरीका सीख लेते हैं बेटा। ठीक है, AlCl3 पर आते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 3। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितना हो गया बेटा, 3। 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आ जाएगा, sp2। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। SN कौन से वाले ग्रुप का पार्ट है बेटा, कार्बन वाले ग्रुप का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए, 2 हो गए। 4 + 2 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा, 3। और 3 आ रहा है, इसका मतलब नंबर ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2। ठीक है, ध्यान देना यहाँ हर जगह हम केवल सेंट्रल एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, इसके हाइब्रिडाइजेशन के लिए की नेम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर आते हैं। यहां पर देख लेते हैं फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस कौन से वाले ग्रुप का पार्ट होता है बेटा, नाइट्रोजन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने होंगे, 3। 5 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 4। और अगर ये 4 आ गया इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कितना हो जाएगा बेटा, sp3। समझ में आ गया? यहां पर ध्यान देना बेटा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस जरूर हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, लेकिन वो जो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको हम पढ़ेंगे जब हम बेंड्स रूल और ड्रैगोज रूल वाला जब लेक्चर देखेंगे। उस लेक्चर में डिटेल में कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी फिलहाल के लिए इसी फॉर्मूले को इन सारे मॉलिक्यूल में अप्लाई करना है। यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा 1/2। यहाँ पर PCl5 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। सॉरी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस कितना होता है, 5। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितना हो जाएगा, 5, और कोई चार्ज नहीं है, 5 + 5 10 डिवाइड बाई 2, ये 5 ही रहेगा। और अगर 5 आ रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। इसी को हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है PCl5 में, उसकी ओवरलैपिंग को भी डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं NH3 पर। अगर NH3 के लिए बात करेंगे तो इसके नाइट्रोजन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 5। ठीक है, ग्रुप 15 का पार्ट है। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए, 3। चार्ज कोई है नहीं, 5 3 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4। और 4 आ रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना है, वो है sp3। ठीक है, नेक्स्ट वाले केस में देखते हैं सल्फर। सल्फर में 1/2। सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कितना होगा बेटा, 6, क्योंकि ये ग्रुप 16 का पार्ट होता है। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन है तो ये +4। 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। 10 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 5। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये कितना हो जाएगा, sp3d। क्लियर है? लेकिन नेक्स्ट वाले एग्जांपल को देखना बेटा, यहां पर जब हम नंबर निकालेंगे 1/2, सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 6, लेकिन नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए, यहाँ 6, जबकि यहाँ 4 थे इसके पहले वाले एग्जांपल में। ठीक है, ये +6, चार्ज तो है नहीं, 6 + 6 डिवाइड बाई 6, ये डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6 ही आएगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, sp3d2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पर चलते हैं। यहां पर बात करते हैं SO2 की। SO2 में अगर हम देखेंगे ये 1/2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने हो जाएंगे, 6। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कोई है क्या बेटा, नहीं है।
कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा एक्चुअल में 3, और 3 आ रहा है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, सल्फर के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है ही नहीं, हाइड्रोजन या हेलोजन में से कोई भी नहीं है तो 0 कर देंगे। चार्ज तो है ही नहीं तो और कोई चार्ज ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 3 आ जाएगा और 3 नंबर आ रहा है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, SOF4 लिखा हुआ है 1/2। यहाँ पर नेक्स्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, इसमें 4 हैं। ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो मोनोवेलेंट नहीं है। फ्लोरीन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ 4 फ्लोरीन है, मोनोवेलेंट एटम 4 है, 6 और 4 10 हो गए, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कितना निकल कर आ जाएगा, sp3d निकल कर आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ClF3 की, लेकिन ध्यान देना यहाँ दोनों ही हैलोजन है, लेकिन अब ये क्लोरीन तो सेंट्रल एटम हो गया, इसको नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम में काउंट नहीं करेंगे। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम केवल किसके लिए काउंट करना है, जो सराउंडिंग एटम होंगे उनके लिए। समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ जो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ रखी थी ये वाले, यहाँ पर जो मोनोवेलेंट एटम है, ये मोनोवेलेंट एटम वाले एटम कौन से होंगे, ये सराउंडिंग एटम जो होते हैं उनके लिए काउंट करते हैं, सेंट्रल एटम के नंबर उसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों, इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे गलती क्या कर सकते हैं कि ये क्लोरीन भी तो मोनोवेलेंट है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 फ्लोरीन से वो कनेक्टेड है, वो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ क्लोरीन एज अ मोनोवेलेंट एटम नहीं है, केवल 3 फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है। ठीक है, तो इसका नंबर लिखते समय यहाँ लिखेंगे 1/2, क्लोरीन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 7, ये हो जाएंगे 7, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 3, चार्ज तो है नहीं, 7 + 3 10, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5। अब ये 5 हो गया तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये कितना हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट केस पर आते हैं। नेक्स्ट वाला केस क्या है, IF7। IF7 में देख लेते हैं अगेन, ये जो आयोडीन है ये सेंट्रल एटम है, इसको नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम में काउंट नहीं करना है, लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे क्योंकि ये सेंट्रल एटम है, तो ये हो जाएगा हाफ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन कितना है, 7, और फ्लोरीन के नंबर भी कितने हैं, 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 ही नंबर आएगा। 7 जब नंबर आएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3d3। ठीक है, अब आ जाते हैं HCF2 पर। HCF2 में अगर आप ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा 1/2। जिनॉन के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिनॉन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 2, 8 + 2 डिवाइड बाई 2, 10/2 कितना हो जाएगा 5, और 5 अगर नंबर है इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर HCF6 की बात करते हैं, HCF6 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। जेनॉन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 8, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 6 ये 14 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 7। अगर 7 है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आएगा, sp3d3 निकल कर आएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पर चलते हैं। इसके लिए अगर नंबर निकालने की कोशिश करते हैं तो जेनॉन के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 8, ये हो जाएंगे 8। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है क्योंकि वो मोनोवेलेंट नहीं है, फ्लोरीन जरूर मोनोवेलेंट एटम है, तो ये हो जाएगा 8 + 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 कितना 5, 5 है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3d2 नहीं d, sp3d हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, ये आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे वो कौन से थे, न्यूट्रल एटम के एग्जांपल्स थे। अब जो एग्जांपल हम देखने वाले हैं वो किसके हैं, चार्ज स्पीसीज के, जिसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अभी तक जो आप कर रहे थे वो तो साथ में करना ही है, लेकिन साथ में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको ऐड कर देना है, या जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे उसे माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहां पर अगर नंबर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। बोरॉन के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो होंगे 3, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम होंगे 4, और इस पर निगेटिव चार्ज कितना है, -1, तो निगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 3 7 + 1 8 डिवाइड बाई 2 4, ये 4 आ गया। इसका मतलब इस बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना निकल कर आ जाएगा, sp3। NH4+ के लिए तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था एग्जांपल देखते समय। ये हो जाएगा 1/2। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 4, इसमें क्योंकि +1 का चार्ज है तो इसमें -1 कर देंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है, निगेटिव चार्ज है तो प्लस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो प्लस आता है और इलेक्ट्रॉन ऐड होता है
तो माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 -1 8 डिवाइड बाई 2, ये 4 हो गया, और 4 हो गया तो नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना निकल कर आ जाएगा sp3। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाला केस देखते हैं, यहां पर आ जाते हैं कार्बन पर। कार्बन किसका ग्रुप 14 का पार्ट है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन चार्ज -2 का जरूर है। निगेटिव चार्ज, जितना भी निगेटिव चार्ज है उतना ऐड कर देंगे, 4 + 2 6 हुआ, डिवाइड बाई 2 करने पर ये 3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, sp2। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाली चीज यहाँ क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यहाँ कोई भी मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस चार्ज करने पर क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 1, ये हो जाएगा -1। ये कितना हो जाएगा बेटा, 5 - 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 2, और अगर ये 2 ही आ रहा है तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर आते हैं। मेरे हिसाब से अब से आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। 1/2 नाइट्रोजन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5। मोनोवैलेंट एटम है नहीं, निगेटिव चार्ज है तो इसमें +1 ऐड कर देंगे, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 नंबर आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, अब आ जाते हैं PCl4+ पर। यहां पर 1/2 फॉस्फोरस के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 4, और यहां पर प्लस दिख रहा है, इसका मतलब -1 कर देंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना माइनस करना पड़ेगा, 5 4 9 -1 8, 8 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा 4, और 4 आ रहा है, इसका मतलब PCl4+ का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, नेक्स्ट PCl6- की बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 फॉस्फोरस का हो जाएगा, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5, मोनोवैलेंट एटम के नंबर है 6, और -1 है, इसका मतलब इसमें +1 ऐड कर देंगे, -1 चार्ज के लिए +1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6 5 11 और 1 12, और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 6 आएगा, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। अब ये दोनों स्पीसीज के लिए क्यों लिखाया हुआ है बेटा, क्योंकि आपको ध्यान होगा हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि जब सॉलिड स्टेट होता है तो उसमें जो PCl5 होता है वो PCl4+ और PCl6- में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअल में कहीं पर भी सॉलिड PCl5 अगर लिखा होगा, या PCl5 को अगर आप सॉलिडिफाई करते हो, इसको अगर आप सॉलिड बना रहे हो, तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा होगा sp3d। लेकिन जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो ये बना होगा PCl4+ और बना होगा PCl6-, ऐसे दो PCl5 मिलकर ये बने होंगे। तो PCl4+ में कन्वर्ट हुआ तो sp3 बना, PCl6- में कन्वर्ट हुआ तो sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो कई बार ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि जब PCl5 का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, तो वो sp3d से sp3 और sp3d2 में चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक, अब लास्ट वाले एग्जांपल 28 की बात कर लेते हैं, इसके बाद भी और कुछ क्वेश्चंस करने हैं बेटा हमें। ClO2- है, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन सेंट्रल एटम है, उसको मोनोवेलेंट एटम में काउंट नहीं करोगे। ठीक है, ये तो सेंट्रल एटम है हमारा, ये हो जाएगा 1/2। क्लोरीन के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये कितने हो जाते हैं बेटा, 7 हो जाते हैं। ठीक है, ये 7 प्लस कोई मोनोवेलेंट एटम है क्या, नहीं है। -1 का चार्ज है तो इसमें +1 ऐड कर देंगे, एनाइन के चार्ज को ऐड करते हैं, 7 + 1 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 हो जाएगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे हम, sp3। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखने हैं बेटा, यहाँ पर फॉस्फोरस पर आते हैं, PO4 3-, इसका नाम है फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट आयन है, ये सारे नाम हम देख चुके हैं, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते समय इन आयन के नेम पढ़ चुके हैं बेटा। यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करते हैं, फॉस्फोरस के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम नहीं है, -3 है, तो जितना भी इन आयन का चार्ज होगा उसे ऐड करना है, तो -3 होने के कारण यहाँ +3 कर देंगे, 5 3 8 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 4, और 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आएगा, sp3। SF5+ के लिए निकालते हैं, ये हो जाएगा 1/2। सल्फर के जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हो गए बेटा, 5 हो गए। सल्फर सेंट्रल एटम है, 5 मोनोवैलेंट एटम है, क्योंकि प्लस चार्ज दिख रहा है तो इसमें -1 कर देंगे, 6 5 11 -1 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5, और अगर 5 है तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आएगा, sp3d। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके लिए, IF4- के लिए। यहां ध्यान देना, आयोडीन क्या है, हमारा सेंट्रल एटम है, इसको मोनोवेलेंट एटम में काउंट नहीं करोगे, मोनोवेलेंट एटम 4 फ्लोरीन ही है। आयोडीन का
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, मोनोवैलेंट एटम 4, -1 है तो इसमें एनायन का चार्ज -1 होने के कारण +1 कर देंगे। ठीक है, 7 1 8 4 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 6, और अगर ये 6 आ गया तो मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3d2 निकल कर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं HCF5 माइनस की। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, जेनॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8, मोनोवेलेंट एटम है इसमें 5, और -1 का क्योंकि चार्ज है तो इसमें क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 7, और 7 निकल कर आएगा तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3d3। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पहले केस में कैसे अगर फॉर्मूला दिया हुआ है, एक ही सेंट्रल एटम है, तो कैसे हम इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं ट्रिक को यूज करके, ये हम लोगों ने देख लिया। इतने सारे एग्जांपल हम लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन पहले दूसरे तरीके और पढ़ लेते हैं कि कैसे और भी तरीके हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, क्योंकि कुछ जगहों पर ये ट्रिक काम नहीं कर पाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इन केस अगर हमारे पास क्वेश्चन में स्ट्रक्चर गिवन है, और कई बार कैसा होता है कि स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। ठीक है, तो हम लोगों ने वो ट्रिक पहले क्यों सीखी, ट्रिक हम लोगों ने पहले इसीलिए सीखी हुई है क्योंकि वो ट्रिक से आसानी से आंसर निकल कर आ जाते हैं। लेकिन जहां पर एक ही सेंट्रल एटम होता है और जहां डेसिमल में नंबर नहीं आएंगे, वहीं पर वो ट्रिक काम करेगी। अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे केस में स्ट्रक्चर ही प्रॉपर तरीका है, स्ट्रक्चर को देखकर ही आप क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में कैसे आपको करना है, क्या करना है आपको, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, क्या करना है आपको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को ऐड करना है। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को आपको ऐड करना है, और इसका जो भी नंबर होगा वो डिसाइड करेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, कैसे, अगर 2 हो गया तो आपको पता है क्या लिखना है, sp। अगर इसका समेशन 3 आ गया तो लिखोगे आप sp2। अगर 4 आ गया तो आप लिखोगे क्या, sp3। अगर यहाँ पर 5 आ गया तो आप लिखोगे sp3d। अगर 6 आ गया तो आप लिखोगे sp3d2, और अगर 7 आ गया तो आप लिखोगे sp3d3। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जिस सेंट्रल एटम के लिए आप निकाल रहे हो उस सेंट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करोगे, और फिर उसके नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास क्या दिया हुआ है, ये है CH, ये डबल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड C, और ये है CH। ठीक है, एक मिनट बेटा, ये है CH और ये हो गया CH3। तो ये वाला तरीका हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में भी सीखा हुआ था कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, लेकिन वहां पर कार्बन में यूजुअली कोई लोन पेयर नहीं बचता, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, वहां पर लोन पेयर काउंट ही नहीं कर रहे थे, केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करके आंसर कर रहे थे। ठीक है, अब यहां देखना, अब यहाँ एक ही सेंट्रल एटम नहीं है। अब अगर आप इसके किसी कार्बन के लिए ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो पहली चीज आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, दूसरी चीज इसमें एक ही सेंट्रल एटम नहीं है, तो कितने मोनोवेलेंट एटम को काउंट करना है, कितने कार्बन में कितना कहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हैं, कहाँ पर चार्ज लेना है, इसमें कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। और इसलिए आपको क्या करना है, जहां पर भी एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हो वहां का आप क्या कर लो, उसका स्ट्रक्चर निकाल लो, उससे ज्यादा सिंप्लीफाई चीजें हो जाएगी। हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑलरेडी निकालना सीखा हुआ है, तो आप सारे मॉलिक्यूल के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो निकाल ही सकते हो, और उसमें फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लेना है। यहाँ देखना, कार्बन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के नंबर कितने आपको दिखेंगे, 1 2 3, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर तो है नहीं। ठीक है, ये 3 है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इस कार्बन में देखना बेटा, समेशन कितना आ रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड के समेशन आ रहा है कितना, 2, लोन पेयर तो नहीं है, इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली चीज की बात करते हैं, यहाँ कार्बन पर देखोगे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका जो नंबर निकल कर आएगा ये 3 हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। लास्ट वाले कार्बन की बात करते हैं, लास्ट वाले कार्बन पर क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, लोन पेयर है नहीं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, sp3। समझ में आ गया। एक दूसरा तरीका सीखते हैं बेटा, जैसे मान लेते हैं सल्फर है, ठीक है, यहाँ पर मतलब इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल के लिए हम निकालना सीखते हैं, ये SO2 है, हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन इसका ट्रिक से निकाला है, अभी स्ट्रक्चर से निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लोन पेयर हो गया,
यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। अगर आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के नंबर को काउंट करोगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है, 3। 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, 3 निकल कर आ रहा है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना चाहिए, sp2 हो जाना चाहिए, जो कि निकल कर आ रहा था जब हम लोगों ने ट्रिक से निकाला था तब भी। वैसे ही अगर आप SO3 के लिए निकालोगे तो SO3 के लिए फिर से आप क्या देखोगे, यहाँ पर ये देखना, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं बचा SO3 के स्ट्रक्चर में सल्फर पर, लेकिन यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए हैं, 3। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के नंबर 3 आ जाएंगे, और 3 आ जाएंगे तो ऐसे केस में हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2। तो याद होगा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ट्रिक से निकाला हुआ है, इन दोनों के लिए हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था क्या, sp2। हम लोगों ने स्ट्रक्चर से भी देख लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर में तो हम लोगों ने ट्रिक से भी निकाला था और वो स्ट्रक्चर से भी हम लोगों ने निकालना सीख लिया है, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके फॉर्मूले से आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा नहीं, लेकिन केवल उसके स्ट्रक्चर आपको पता रहेंगे, उसके बाद ही आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, जब हम ग्रेफाइट का फॉर्मूला लिखते हैं, जब हम डायमंड लिखते हैं, ठीक है, तो भी इसके फॉर्मूले में केवल कार्बन लिखते हैं, क्योंकि वो कार्बन का एलोट्रॉप्स है, उसमें कार्बन केवल कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें कोई मोनोवेलेंट एटम और उसके नंबर नहीं दे रखे हैं, यहां से समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। वैसे ही जब हम ग्रेफाइट लिखते हैं, ठीक है ना, जब हम ग्रेफाइट लिखते हैं तो ग्रेफाइट को भी ऐसा कार्बन, इसका भी फॉर्मूला कार्बन ही लिखते हैं, क्योंकि दोनों ग्रेफाइट और डायमंड एलोट्रॉप किसके हैं, कार्बन के, लेकिन दोनों में स्ट्रक्चर अलग होता है। और स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो डायमंड होता है उसमें एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से अटैच होता है। अगर ये 4 अलग अलग कार्बन से अटैच है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के नंबर कितने हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के नंबर, ये हो जाएंगे 4, और 4 हो जाएंगे तो यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आ जाएगा, sp3। समझ में आ गया। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में कैसे स्ट्रक्चर होता है बेटा, ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्म होती है, ठीक है, ऐसे हेक्सागोनल रिंग फॉर्म्स होती है जिसमें एक कार्बन क्या होता है, 3 अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ ये वाला जो कार्बन है आपको दिखेगा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 ही है, चौथा इलेक्ट्रॉन जो रहता है फ्री रहता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बेटा, केवल हाइब्रिडाइजेशन समझाने के लिए बता रहा हूँ। हम जब पी ब्लॉक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का लेक्चर ही पूरा का पूरा पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में सारे बॉन्ड लेंथ, ठीक है, उसके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, जिसमें उसके स्ट्रक्चर को भी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड के जो नंबर होते हैं वो 3 होते हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा ये sp2 आता है, ठीक है। तो यहां पर वो जो ट्रिक है उस ट्रिक को अप्लाई करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला है कि स्ट्रक्चर ज्यादा बेटर तरीका है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो जहां पर भी आप फंस जाओ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, तो वहां पहले उसका स्ट्रक्चर निकालो, और उस स्ट्रक्चर में उसके जिस सेंट्रल एटम के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा है उसके लिए आपको लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड निकालना है, उससे आपको ये हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ जाएगा। समझ में आया। एक और कई बार मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, यहाँ ध्यान देना बेटा, ये CO2 है, ठीक है, ये जो CO2 है यहां पर देखना, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के नंबर 2 हो गए, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम SiO2 के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, वो सिंपल मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं होता, इस तरीके से फॉर्म नहीं करता वो SiO2, 2 डबल बॉन्ड नहीं होते उसमें, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे ग्रेफाइट का या जैसे डायमंड का, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये यहीं पर नहीं रुकता है, डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे चलता ही रहता है, एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से हर बार अटैच होते रहता है, ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर बनता है। तो बहुत ही ज्यादा जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, केवल एक सेंट्रल एटम नहीं होता, उसमें बहुत सारे सेंट्रल एटम होते हैं, ऐसे केस में बिना स्ट्रक्चर को देखे अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो गलत निकल कर आ जाएगा बेटा। जैसे इस एग्जांपल में, इसमें अगर ट्रिक आप अप्लाई कर दोगे तो गलत निकल कर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक सिलिकॉन होता है, उसमें 4 ऑक्सीजन कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, फिर दूसरा सिलिकॉन होता है, उसमें फिर से 4 ऑक्सीजन कनेक्टेड होते हैं, फिर यहाँ सिलिकॉन होता है, फिर से इसमें ऑक्सीजन कनेक्टेड होते हैं,
ठीक है। इस तरीके से ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर ये चलता ही रहता है। जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही ग्रेफाइट का भी एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, वैसे SiO2 का भी स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ बिना स्ट्रक्चर को देखिए अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है बेटा। जैसे आप यहाँ देखोगे, अगर आप ट्रिक से निकालोगे तो CO2 की तरह वो sp हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा, लेकिन यहाँ SiO2 में आपको दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं, 4 हैं। इसका मतलब यहाँ सिलिकॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, sp3 निकल कर आएगा, sp नहीं। समझ में आया, क्लियर हुआ बेटा आपको? तो यहाँ ध्यान क्या देना है कि स्ट्रक्चर ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है, ऑल दो सिंगल सेंट्रल एटम वाले स्ट्रक्चर में वो ट्रिक काम कर जाती है। ठीक, अब मैं यहां पर कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं बेटा, इन स्ट्रक्चर के, ठीक है, हर एक एटम का मतलब जो सेंट्रल एटम है उनका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक, जैसे सबसे पहले कार्बन की बात कर लेते हैं। यहाँ कार्बन में आपको क्या दिखेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड के जो नंबर है, इसमें लोन पेयर है नहीं, याद रखना ऑक्सीजन के लोन पेयर काउंट नहीं कर लोगे, जो सेंट्रल एटम है उसके लोन पेयर को काउंट करना है। तो इसमें लोन पेयर तो है नहीं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बेटा, sp2। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर CH3 के कार्बन की। यहाँ 2 सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन भी है कार्बन भी है। कार्बन में अगर आप यहाँ पर, एक मिनट बेटा, इसके सारे सिग्मा बॉन्ड को ड्रॉ कर दोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कार्बन की बात अगर करोगे तो यहाँ कितने 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, लोन पेयर तो है नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल कर आ जाएगा, sp3। लेकिन यहीं पर नाइट्रोजन पर अगर आप देखोगे तो सिग्मा बॉन्ड 3 ही है, लेकिन लोन पेयर एक और है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, इनका समेशन कितना हो जाएगा, 4, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, sp3। समझ में आया? वैसे यहाँ पर H2O में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, इसमें जो नंबर निकल कर आएंगे ये 4 हो जाएंगे। 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर 4 हो गया। ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ये sp3 हो जाएगा। लास्ट वाले लेक्चर में हमने NH3 और H2O के लिए डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीखा हुआ था। ठीक है, वो sp3 निकल कर आ रहा था। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं बेटा, यहाँ कार्बन पर कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, लेकिन इस पर एक पाई बॉन्ड है, हमें लेकिन काउंट करना है केवल कौन से, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो ऐसे केस में इसका नंबर 3 आने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक, अब इसके बाद ये 2 स्ट्रक्चर और हैं, यहां पर ध्यान देना, यहां बहुत सारे सेंट्रल एटम है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और इस बेंजीन में क्या दिख रहा होगा आपको, हर एक कार्बन में सिमिलर बॉन्ड्स हैं। हर एक कार्बन में आपको क्या दिखेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। तो हर एक कार्बन में यहाँ नंबर क्या निकल कर आ रहा है, नंबर निकल कर आ रहा है 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आ जाएगा, sp2। क्योंकि किसी भी कार्बन पर, बेंजीन में जो है वो किसी भी कार्बन पर, ठीक है, यहां पर लोन पेयर नहीं है, केवल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 होगा। ये इनफैक्ट ये sp2 सारे कार्बन का होगा, सिर्फ एक कार्बन का नहीं। यहाँ इस बेंजीन में जितने कार्बन है, कई बार स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है कि वो हाइड्रोजन को ड्रॉ नहीं करते, उसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करना छोड़ देते हैं। हमेशा पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन या कुछ भी दिया है, पहले सारे सिग्मा बॉन्ड ड्रॉ कर लो, सारे बॉन्ड्स ड्रॉ कर लो, उसके बाद कोई एरर नहीं होगा बेटा। ठीक है, यहां पर बात कर लेते हैं NO2 माइनस में आपको क्या दिखेगा, यहाँ फिर से कितने हैं बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो लोन पेयर तो नहीं है यहाँ पर नाइट्रोजन पर, ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, हम लोगों ने नाइट्रेट, ये नाइट्रेट आयन है बेटा, नाइट्रेट आयन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखा था, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन उसको भी हम सिग्मा बॉन्ड ही मानेंगे, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो या कोवेलेंट हो। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के नंबर को ऐड करना है बस। क्लियर हो गया? अब यहां एक केस और आ जाता है, और वो केस कौन सा है बेटा, वो केस ये है कि इन केस अगर कोई भी जो लोन पेयर है अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कई बार उसमें गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो केस देखने वाले हैं वो स्ट्रक्चर में ही देखेंगे, लेकिन ऐसे वाले लोन पेयर को जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। अब जिन लोगों ने रेजोनेंस वाला फिनोमिना नहीं पढ़ा है, फिलहाल के लिए इसके नोट्स को केवल लिख कर रखना, लेकिन एक बार जब आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में रेजोनेंस वाला फिनोमिना आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप ये वाले बिट को समझ सकते हो। ये वाला जो छोटा सा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप फिर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने भी बेटा पहले कभी भी रेजोनेंस नाम नहीं सुना है, रेजोनेंस का फिनोमिना नहीं पढ़ा है, वो फिलहाल के लिए, ठीक है,
वो फिलहाल के लिए इसको स्किप भी कर सकते हो या फिर इसके नोट्स लिख कर रख सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने पहले रेजोनेंस पढ़ रखा है उनके लिए मैं यहाँ आगे बता रहा हूँ। हम रेजोनेंस को केमिकल बॉन्डिंग में भी आगे डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तब फिर ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, जहां पर भी लोन पेयर होगा किसी एटम पर, जैसे मान लेते हैं ये एटम ए है, इस पर लोन पेयर है, फिर एटम बी है, फिर इस पर डबल बॉन्ड है नेक्स्ट वाले एटम के साथ। ठीक है, तो जहां पर भी लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आएगा, वहां लोन पेयर क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। फिलहाल के लिए बस इतना रूल ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, अदरवाइज जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लोन पेयर क्या होगा, ये डबल लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अगर है तो ये जो लोन पेयर है किस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में। ठीक है, तो अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते। ठीक है, रूल क्या है, सबसे पहला रूल, इफ सबसे पहला रूल, इफ लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, if lone pair participate in resonance, then it is not considered, then it is not considered in hybridization. ठीक है, then it is not considered in hybridization. ठीक है, तो अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। एग्जांपल के लिए यहां पर क्या दिख रहा होगा आपको, लोन पेयर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये लोन पेयर जो है ये किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में। ठीक है ना, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जब हम लिखेंगे तो 3 ही लिखेंगे, लोन 3 सिग्मा बॉन्ड को ही कंसिडर करेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करना है। समझ में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। अगर कोई लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ नंबर 3 आ जाएगा, और नंबर 3 आ जाएगा तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2। समझ में आ गया। जिन्होंने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है फिलहाल के लिए केवल नोट्स लिख कर रखना बेटा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब एक बार आप रेजोनेंस वाला फिनोमिना पढ़ लोगे, आगे हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस वाले फिनोमिना को। ठीक है, इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये दूसरा रूल। यहां एक्चुअल में होता क्या है, अगर लोन पेयर के पास, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो, बट लोन पेयर किसी डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड वाले एटम में है तो वो रेजोनेंस में नहीं, वो रेजोनेंस में नहीं रहता, मतलब हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा, अगर लोन पेयर इज प्रेजेंट इन लोन पेयर इज प्रेजेंट इन एटम विद मल्टीपल बॉन्ड, विद मल्टीपल बॉन्ड मतलब वो डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होगा, मल्टीपल बॉन्ड वाले एटम पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट है ऑन एटम विद मल्टीपल बॉन्ड, तो ऐसे केस में लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं रहता, लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस, और रेजोनेंस में नहीं रहेगा तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट मान सकते हैं। ठीक है, लोन पेयर नॉट इन रेजोनेंस बट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, बट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब एग्जांपल के लिए समझना, जैसे ये जो लोन पेयर है ये ऐसे एटम पर प्रेजेंट है जिस पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिस पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस में नहीं होगा, इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई लोन पेयर किसी मल्टीपल बॉन्ड वाले एटम पर प्रेजेंट है तो देखने से ऐसा लग सकता है कि रेजोनेंस में है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लेकिन वो रेजोनेंस में नहीं, हाइब्रिडाइजेशन में हम उसको लेंगे। ठीक है, तो ये नॉट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में नहीं है। और अगर ये रेजोनेंस में नहीं है
तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर में ये दो सिग्मा बॉन्ड तो काउंट करेंगे ही, इसका लोन पेयर भी काउंट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3, और इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। समझ में आ गया? ये हमारा दूसरा रूल हो गया बेटा, कि इन केस अगर कोई लोन पेयर है, ऐसा लग सकता है कि वो रेजोनेंस में है, बट अगर वो डबल बॉन्ड वाले एटम पर प्रेजेंट है तो वो रेजोनेंस में नहीं होगा। ठीक है, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे केस में ये हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूजिंग केसेस हैं ये। ठीक है, और आपको ये पता रहना चाहिए क्योंकि ये ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होगा ये कंसेप्ट बेटा। ठीक, सबसे लास्ट वाला केस देख लेते हैं। इन केस अगर आपको दिख रहा है कि एक से ज्यादा लोन पेयर रेजोनेंस में दिखाई दे रहे हैं तो केवल एक ही लोन पेयर को आप रेजोनेंस में लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ क्या दिख रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है ना, आपको क्या दिख रहा है, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसा देखने से ऐसा लग सकता है कि दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में है, बट ऐसा नहीं है। अगर एक से ज्यादा लोन पेयर भी प्रेजेंट है, आपको दिख भी रहा है कि वो रेजोनेंस में हो सकते हैं, बट हम केवल एक लोन पेयर को ही रेजोनेंस में काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो तीसरा रूल लिख लेते हैं, अलग कलर से लिखेंगे इसको बेटा। ठीक है, तीसरा रूल देख लेते हैं। ये तीसरा रूल किसके लिए है, इफ मोर देन वन लोन पेयर है, मोर देन वन लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो ऐसे केस में ओनली वन। अब ऐसे रूल क्यों है, जब हम रेजोनेंस को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये रूल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओनली वन लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस, ओनली वन लोन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस रिमेनिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, रिमेनिंग किस में पार्टिसिपेट करेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब ये रूल क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, इसके पीछे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है। उसमें ऑर्बिटल डायग्राम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रेजोनेंस पढ़ते समय, तो आपके रूल क्लियर हो जाएंगे, बस रूल को लिख कर रखना है। ठीक, यहाँ पर देखना, तो जब हम इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जब करेंगे, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के जब नंबर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सिग्मा बॉन्ड तो 2 हो गए, लोन पेयर एक ही काउंट करेंगे क्योंकि एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में गया, वन लोन पेयर इन रेजोनेंस में हमने काउंट कर लिया, तो फिर इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये 2 सिग्मा बॉन्ड ले लिए हम लोगों ने ये वाले, और ये वाला लोन पेयर काउंट किया, ये वाला लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे जो कि रेजोनेंस में है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3, और इसके लिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। रूल समझ में आ गया बेटा? ठीक है, 3 रूल पढ़े हैं हम लोगों ने। सबसे पहले अगर लोन पेयर रेजोनेंस में है तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है। अगर वो लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड वाले में है तो वो रेजोनेंस में हो ही नहीं सकता, उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करना ही है। अगर किसी एक एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर है, ये मल्टीपल बॉन्ड वाले एटम है भी नहीं, ठीक है, बट अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है तो एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, बाकी हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। समझ में आया? ठीक है, अब ये मैं कम ही एग्जांपल करा रहा हूं बेटा क्योंकि ये इसकी ज्यादा जरूरत हमें किससे है, किसमें पड़ेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हमें। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन वाले रूल से रिलेटेड है इसलिए मैंने यहां पर रूल लिखाते हुए चला है ताकि आपके दिमाग में हमेशा ये बैठा हुआ रहे कि ये लोन पेयर वाले केसेस भी होते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले। ठीक, अब यहां कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहां केवल नाइट्रोजन का हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। यहां नाइट्रोजन को देखना बेटा, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में है, ठीक है ना, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, सॉरी, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये वाला जो लोन पेयर है ये लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो फिर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर जब हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के नंबर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, लोन पेयर काउंट नहीं करोगे आप। ठीक है, क्योंकि वो रेजोनेंस में है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इस नाइट्रोजन का, sp2। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला केस देख लेते हैं। यहां पर आपको क्या दिखेगा, ये लोन पेयर है, ठीक है, और ये मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन अब ये लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड वाले एटम पर प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में ये रेजोनेंस में नहीं होगा।
ये रेजोनेंस में नहीं होगा, और अगर ये रेजोनेंस में नहीं होगा तो हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड दो ही है, एक तो पाई बॉन्ड है, और लोन पेयर कितना है, लोन पेयर एक है। लोन पेयर एक हो गया तो ये टोटल समेशन 3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आ जाएगा, sp2। ठीक है, अब यहाँ दो नाइट्रोजन है इस वाले एग्जांपल में, ध्यान देना बेटा। पहले तो ये देख लेते हैं, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर किस में प्रेजेंट है, इन रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन ये लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड वाले एटम पर है, डबल बॉन्ड वाले नाइट्रोजन पर ये वाला लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या है, नॉट इन रेजोनेंस, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, अब दोनों के लिए जब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो इस नाइट्रोजन के लिए जब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर निकालेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं, 3, बट लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो रेजोनेंस में चला गया है, तो ये sp2 आएगा। ठीक है, वैसे ही यहां पर देख लेना, यहां नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर लेकिन रेजोनेंस में नहीं है, तो इसको काउंट करना है हमें। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर जब हमें निकालने के लिए बोलेगा तो ये 2 और लोन पेयर को काउंट करेंगे, ये 3, और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो कंडीशन अलग अलग है, लेकिन अलग रीजन के कारण वहां पर हाइब्रिडाइजेशन दोनों नाइट्रोजन में सेम ही निकल कर आ जाएंगे, कौन से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले। क्लियर हुआ बेटा। अब जैसे ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है, कुछ केसेस में वैसा ही बैक बॉन्डिंग वाले केसेस भी होते हैं, लेकिन जब हम बैक बॉन्डिंग पढ़ लेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रेजोनेंस वाली कंडीशन है, स्पेशली ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो ये लोन पेयर वाले जितने भी रूल्स हैं, ये जो 3 रूल हम लोगों ने पढ़ रखे हैं बेटा, इन्हीं को केवल नोट डाउन करके रखना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आगे रेजोनेंस पढ़ते समय हम इसे दोबारा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं बेंजाइन का, क्योंकि यहां पर मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमने जितने भी रूल पढ़े हुए हैं वो यहां पर फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान क्या देना है, बेंजाइन होता क्या है, एक्चुअल में ये बेंजाइन कंपाउंड होता है, बेंजीन से बनता है, लेकिन ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, ये बेंजाइन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है और एक तरीके का इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, जो कि किसी रिएक्शन के होते समय थोड़े टाइम के लिए बनते हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं होते, बीच में थोड़े टाइम के लिए बनते हैं लेकिन किसी और स्टेबल प्रोडक्ट में बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कभी भी इस फॉर्म में स्टेबल नहीं रहते, ये किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए बनेंगे केवल ये। ठीक, तो हाईली अनस्टेबल चीजें हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस क्या है, अगर इसके 4 कार्बन को देखें तब तो ये sp2 होना ही चाहिए, ये sp2 होना चाहिए, ये sp2 होना चाहिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का भी अगर सिग्मा बॉन्ड कंसीडर कर लें, हाइड्रोजन हमने शो नहीं कर रखा है, लेकिन अगर उसके सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर कर लें तो क्या हो जाएगा, ये sp2 आ जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण। लेकिन इसको देखकर किसी को भी क्या लगेगा, इस कार्बन के पास क्या है, 2 पाई और 2 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 2 पाई 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन किसी को भी देखकर क्या लग सकता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2, सॉरी sp होना चाहिए sp, लेकिन होता है ये भी sp2, तो एक्चुअल में इसमें सारे ही कार्बन क्या होते हैं, sp2 होते हैं। तो ये चारों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन भी है, ऐसा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन भी है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे और उसके कारण तो वो sp2 होगा ही, लेकिन प्रॉब्लमेटिक यहाँ पार्ट है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में अनस्टेबल है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, यहां पर ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड बनाता है, तो इसीलिए हम इसको एक्सेप्शनल केस बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि पाई बॉन्ड केवल कौन बनाता है, ठीक है, तो केवल जो प्योर वाले ऑर्बिटल्स हैं वो बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ओनली सिग्मा बनाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड भी बना रहा है एंड पाई बॉन्ड भी बना रहा है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड sp2 ऑर्बिटल के कारण रहेगा, कैसे रहेगा, यहां ध्यान देना, ये जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर एक ये जो p ऑर्बिटल है इसमें पाई बॉन्ड रहेगा, ठीक है, और एक यहां पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, यहां एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा जिसके बीच में क्या रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा।
तो एक्चुअल में ये जो 2 पाई बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड तो p ऑर्बिटल्स बनाएंगे, प्योर p ऑर्बिटल्स। एक पाई बॉन्ड जो है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये बहुत यूनिक चीज है, क्योंकि नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, लेकिन इस कंपाउंड में बनाते हैं। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये जो एक्चुअल में क्या है, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है, sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं है अगर 2 ही सिग्मा बॉन्ड है? तो जहां पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। वहां पर लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के इधर भी और इधर भी ये सीधी लाइन में स्ट्रक्चर होना चाहिए, लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इस रिंग के कारण वो लीनियर स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो लीनियर होगा, लेकिन रिंग होने के कारण, ड्यू टू रिंग, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग, क्योंकि अगर वो लीनियर हो गया, ये बॉन्ड को अगर मैंने एक सीधी लाइन में कर दिया तो ये ऐसे हो जाएंगे, ये पूरा रिंग ब्रेक हो जाएगा अगर उसको मैंने एक सीधी लाइन में कर दिया तो बॉन्ड्स को। ठीक है, क्लियर है? इसलिए नॉर्मल स्टेबल रिंग के अंदर कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, ये तो अनस्टेबल है। ठीक, तो यहां पर ये जो इधर वाले जो बॉन्ड्स इधर झुक गए हैं रिंग बनाने के लिए, वो पॉसिबल नहीं होगा अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में वो बॉन्ड झुके हुए नहीं हो सकते, लीनियर ही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ड्यू टू रिंग वो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसको हम रिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं, जिसको ऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ेंगे आप बाद में। ठीक है, फिलहाल के लिए उसका रीजन अगर समझ में नहीं भी आया है तो रिंग स्ट्रेन वाली चीज हम पढ़ेंगे बाद में ऑर्गेनिक में। लेकिन यहां पर आपको ये एक्सेप्शनल केस पर ध्यान रखना है कि बेंजाइन में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होते हुए भी, क्योंकि नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पढ़ते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट यहां पर sp2 है। ठीक, अब सबसे लास्ट केस की बात कर लेते हैं। इन केस अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अगर हमारे पास लोन पेयर नहीं आते सेंट्रल एटम में लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अलग से रहता है, तो यहाँ पर 2 तरीके के केसेस हो सकते हैं और दोनों केसेस में अलग तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा। ठीक है, अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ अगर आप ट्रिक देखोगे तो वो ट्रिक हमेशा काम नहीं करती, कुछ मॉलिक्यूल में काम कर देगा, कुछ मॉलिक्यूल में गलती हो जाएगी। ठीक है, और जो हम लोगों ने तरीका पढ़ रखा था स्ट्रक्चर में, उसमें लोन पेयर काउंट करने के लिए बोला है हम लोगों ने। हम ऑड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर में काउंट करे या ना करे, इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ केसेस में उसे काउंट करना है, कुछ केसेस में उसे काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये ट्रिक क्यों नहीं काम करती ध्यान देना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है CF3, इसको फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को और क्या बोलते हैं बेटा? फ्री रेडिकल भी बोलते हैं। तो फ्री रेडिकल वाला टर्म हम ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा टर्म यूज करते हैं जहां पर भी ऑड इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन होंगे। यहाँ देखना, अगर मैंने ट्रिक अप्लाई कर दी तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसके जो 3 फ्लोरीन है, 3 मोनोवेलेंट एटम, ये 3, ये कितना आ जाएगा? 3.5 आएगा। अब ये 3.5 पे मैं 4 लूं या 3 लूं, ये दिक्कत है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये वाली ट्रिक काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ डेसिमल में नंबर आ रहे हैं। तो वो ट्रिक है बेटा, वो कोई रूल नहीं है निकालने का जो हम लोगों ने लेक्चर की शुरुआत में सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करती क्योंकि यहाँ डेसिमल वाले नंबर निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 केसेस हैं। पहला केस क्या है? इन केस इफ सराउंडिंग एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इफ सराउंडिंग एटम्स आर more electronegative and no lone pair on central atom and no lone pair on central atom, अगर ऐसा कुछ केस आता है तो ऐसे केस में क्या करना है? आपको ये मानना है कि वो जो ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे केस में हम ये अज्यूम करेंगे कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है is present in hybrid orbital, in hybrid orbital, या वो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला जो भी ऑर्बिटल होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है? यहाँ CF3 का स्ट्रक्चर देखना बेटा, ये CF3 ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको लोन पेयर की तरह काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। आपको क्या दिख रहा है? ये सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करते समय इस ऑड इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर की तरह ले लेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, ये कितना हो जाएगा 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा sp3। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये सॉरी ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। समझ में आएगा? तो लोन पेयर के काउंटिंग करते समय, ऑल्दो ये लोन पेयर नहीं है, लेकिन इस ऑड इलेक्ट्रॉन को भी लोन पेयर की जगह पर ले सकते हैं अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है। आपको दिख रहा होगा केवल और केवल ऑड इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक, वैसे ClO3 की बात करते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर देखना बेटा, Cl के पास कितने होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ पर भी आप क्या देखोगे, सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। दूसरी चीज, सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। तो ऐसे केस में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 3, और एक क्या हो जाएगा, वहां पर लोन पेयर की तरह उसे काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। समझ में आया? नेक्स्ट NO2 के स्ट्रक्चर को देखते हैं बेटा। NO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये N डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, ये नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ सिग्मा बॉन्ड आपको कितने दिखेंगे, 2, लेकिन आपको क्या दिखेगा कि सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पर लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम में। ठीक है, तो ऐसे केस में 2 सिग्मा बॉन्ड और इसको लोन पेयर की तरह काउंट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3, और हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आ जाएगा sp2। समझ में आया? लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं रहती, या तो सराउंडिंग वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या तो सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में इस ऑड इलेक्ट्रॉन वाले को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो दूसरा केस क्या है, इफ सेंट्रल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इफ सेंट्रल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, सराउंडिंग की जगह सेंट्रल वाला क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और याद रखना ये दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, और लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। एक मिनट, इसको ढंग से लिखते हैं बेटा, और लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। तो उस ऑड इलेक्ट्रॉन को छोड़कर कोई और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर अगर प्रेजेंट है, ठीक है, then odd electron is not considered in hybridization. Then odd electron is not considered in hybridization. मतलब वो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला, और ऑड इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा उसको हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहां देखना, जैसे CH3 है, CH3 के स्ट्रक्चर को देखना बेटा। यहां पर हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सराउंडिंग नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड तो 3 हो गए, लेकिन लोन पेयर में काउंट नहीं करेंगे उसे। अगर सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता और इस पर लोन पेयर नहीं होते, इस पर लोन पेयर तो नहीं है, बट सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो यहाँ 1 कंसीडर करते, अभी नहीं करेंगे, और इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मानेंगे, sp2। ठीक है, ClO2 को देखना, ClO2 केस थोड़ा अलग है। ये ClO2 एक लोन पेयर है और ये ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब आपको क्या दिख रहा है कि यहां पर सराउंडिंग एटम ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, पहली कंडीशन तो नहीं है, बट लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पर। तो अगर लोन पेयर पर सेंट्रल एटम प्रेजेंट है तो भी फिर ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाले को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर जब हम सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करेंगे तो यहां रीजन क्या है, यहां लोन पेयर प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल में रीजन ये है कि यहां लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है, ऑन सेंट्रल एटम। और यहां पर रीजन क्या था कि यहां सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दोनों जगह अलग अलग रीजन से वो जो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2, लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1, नंबर आ गए 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp2। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया? तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के सारे केसेस हम लोगों ने कंसीडर कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है,
देखते हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम इज नॉट sp3d हाइब्रिडाइज्ड। अगर आपको ट्रिक ठीक लगती है तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आ गए हैं, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हम लोग ने बहुत सारे केसेस पढ़ लिए, VSEPR थ्योरी में बहुत सारे केसेस पढ़ लिए हैं, तो ऐसे इसलिए हम स्ट्रक्चर से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर PCl5 देख लेते हैं। PCl5 में कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? 5 बॉन्ड होते हैं। 5 बॉन्ड होते हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3d। ठीक है ना, यहाँ 5 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, यहाँ पर ClF3 की बात करें तो ClF3 का शेप हम लोगों ने पढ़ रखा था, ये होता है टी शेप, जिसमें होता है क्या चीज? ये लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ये 5 आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? sp3d। SeF6 की बात करते हैं। SeF6 में कितने हो जाएंगे बेटा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। अगर इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? sp3d2। तो एक्चुअल में ये sp3d नहीं है। XCF2 के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या होते हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 5 है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। तो एक ही मॉलिक्यूल है जो कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था बेटा, नाइट्रेट आयन का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के नंबर 3 है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, जो क्वेश्चन के लिए आप खुद से निकाल सकते हो, खुद से ट्राई कर लेना बेटा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, IF7 की बात कर रहे हैं, हेप्टाफ्लोराइड मतलब। अब ये हेप्टाफ्लोराइड में हम क्या देखेंगे कि एक्चुअल में जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं बेटा? 7 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये 7 हैं, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये क्या हो जाएगा? sp3d2, sp3d3 हो जाएगा बेटा। 7 नंबर जहां पर भी होता है वहां हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, उनके लिए 3 आयंस दे रखे हैं, इनफैक्ट उनके लिए हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ क्या कई बार क्या होता है कि जब चार्जेस आ जाते हैं तो कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती है स्ट्रक्चर्स निकालने में, तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो, आप चाहो तो ट्रिक से निकाल लेते हैं। पहले NO2 के लिए निकालते हैं, ये हो जाएगा 1/2। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। मोनोवेलेंट एटम है नहीं, +1 का चार्ज है तो -1 कर देंगे, 4/2, ये 2 हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। ठीक है, NO2 माइनस के लिए निकालते हैं बेटा। NO2 माइनस के लिए जो ट्रिक अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है, -1 का चार्ज है, एनायन के चार्ज को ऐड कर देते हैं, 5 + 1 / 2, 6/2 3 हो जाएगा, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, फिर निकालते हैं किसके लिए? NH4+ के लिए। NH4+ में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के? ये हो जाएंगे 5। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं बेटा? 4। चार्ज है +1 का, तो कैटायन के चार्ज को माइनस करते हैं, तो 8/2 4 हो जाएगा, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला ऑप्शन, sp, sp2 एंड sp3 रेस्पेक्टिवली। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या पूछा हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp2 इन। H2O के केस में निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर, अगर हम देखेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं ऑक्सीजन पर और 2 लोन पेयर होते हैं, तो 2 + 2 ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना निकल कर आ जाएगा? sp3। sp2 तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं CS2। CS2 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पर भी क्या देखेंगे कि 2 सिग्मा बॉन्ड है और ऐसे केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। N2O के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। N2O का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। NO3- के लिए हम लोगों ने निकाल रखा है थोड़ी देर पहले ही, ये एक्चुअल में क्या होता है? 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आ जाएगा? sp2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C3O2। C3O2 का स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसे होता है बेटा? ये कुछ ऐसे होता है, ये हो गया 3C और ये 2 ऑक्सीजन, कार्बन सब ऑक्साइड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने कहां पर पढ़ रखा था? रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते समय, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ते समय। तो यहाँ क्या दिखेगा? इस कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp,
इस कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp, और इस कार्बन पर भी 2 सिग्मा बॉन्ड है तो ये भी sp। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द ऑक्सीजन एटम इन Cl2O मॉलिक्यूल। Cl2O मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ये कुछ ऐसा हो गया, और यहां पर क्या दिख रहा होगा? लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बेटा? sp3। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेरिलियम एटम इन बेरिलियम फ्लोराइड इज। बेरिलियम फ्लोराइड कौन सा होता है बेटा? BeF2, कुछ ऐसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। BeF2 का पढ़ रखा था हम लोगों ने। बेरिलियम में 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp निकल कर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C2CN4R। C2 कुछ ऐसा हो जाएगा, CN4 इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने इसे, ठीक है ना? टेट्रासाइनो इथाइलिन। ठीक है, अब यहां पर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करोगे तो ये कार्बन में क्या दिख रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड, ये sp2, इस पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड, ये sp2, बाकी सारे साइनाइड वाले कार्बन पर 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कार्बन भी क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? sp एंड sp2। 2 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है यहां पर कार्बन के पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन किसको बोलते हैं बेटा? H3O+ को बोलते हैं। यहाँ आपको क्या दिखेगा? ये कुछ ऐसा रहेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 4 नंबर आ रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन पिपेरिडिन यहां पर क्या दिया हुआ है? द हाइब्रिड स्टेट अज्यूम्ड बाय नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहा है। इस नाइट्रोजन में अगर ध्यान से देखेंगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय इसमें क्या होता है? एक लोन पेयर होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, टोटल नंबर 4 हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? In which of the following species the underlined carbon having sp3 hybridization? यहाँ इस कार्बन को अंडरलाइन किया है, एक्चुअल में इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये COOH, एक तो पाई बॉन्ड हो गया बेटा, 3 ही सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो अंडरलाइंड वाला कार्बन ये है, तो ये CH3, CH2 और ये OH। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो ये निकल कर आ गया। तीसरे वाले ऑप्शन को देखते हैं। ये हो गया CH3, ये CO, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, यहाँ 3 ही सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, वैसे यहाँ देखना, इस कार्बन पर अगर आप ध्यान से देखोगे, डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये H, ये CH3, इस कार्बन पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 2। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्रोमीन इन BrF5। अगर आप BrF5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो एक्चुअल में ये कैसा होता है? स्क्वायर पिरामिडल होता है, जिसमें यहाँ एक पिरामिड में फ्लोरीन होता है बट दूसरी तरफ लोन पेयर होता है। अगर आप देखोगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है, तो इसके नंबर कितने निकल कर आ रहे हैं? 6। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? sp3d2। ठीक, नेक्स्ट है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या? sp। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज नॉट sp3d। ठीक है, निकाल कर देखते हैं। PCl5 के लिए हम लोग पहले ही हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर देख चुके हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, एक्चुअल में ये हो जाएगा sp3d। BrF3 के लिए निकालते हैं बेटा। BrF3 में क्या हो जाएगा? 3 फ्लोरीन कुछ ऐसे हो जाएंगे, एक मिनट बेटा, ये 3 फ्लोरीन कुछ ऐसे हो जाएंगे, ये टी शेप में रहेगा और 2 यहाँ पर लोन पेयर रहेंगे। ये भी क्या हो जाएगा? 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp3d ही आएगा। HCF2 के लिए हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है, यहाँ पर 3 लोन पेयर,
और 2 सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या हो जाएगा, sp3d ही हो जाएगा। Brf5 के लिए अभी थोड़ी देर पहले निकाला बेटा हम लोगों ने, ये क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो जो sp3d नहीं है वो यही है, ठीक। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल हैविंग sp2 हाइब्रिड एटम इन इट इज BeCl2। BeCl2 में कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। CO2 में क्या होता है, यहाँ क्योंकि 2 ही सिग्मा बॉन्ड थे, ठीक है, यहाँ पर भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp है, HCHO 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये sp2 होगा। NH3 में क्या होता है बेटा, एक लोन पेयर होता है, ठीक है, और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन इन SO2 मॉलिक्यूल, हम लोगों ने पहले ही निकाल कर रखा हुआ है, ये प्रैक्टिस करते समय देखा था, 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है, एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल एटम डज नॉट यूज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। BF2 अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला, एक्चुअल में ये क्या है, sp S3O प्लस, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, ये sp3। NH4 प्लस, ये भी हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ठीक है, हम लोगों ने ट्रिक से निकाला हुआ था, स्ट्रक्चर से देख लिया, ये sp3, ठीक है। NF3 में क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर हो जाएगा और 3 सिग्मा बॉन्ड निकल कर आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp3। तो एक्चुअल में जो sp3 नहीं है वो केवल फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, C6H6, एक्चुअल में ये बेंजीन है बेटा, यहाँ बेंजीन में आपको क्या दिखेगा, ये हाइड्रोजन को ड्रॉ करना नहीं भूलना, अगर आप सारे बॉन्ड को काउंट कर लोगे हर एक सेंट्रल एटम में, तो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है। C2H4, एक्चुअल में ये क्या है बेटा, एल्कीन है, इथीन है, यहाँ पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, ये भी sp2 है दोनों कार्बन का। BCl3 में क्या होता है, ऐसे 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 ही नंबर निकल कर आएगा, कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम में। C2H2 क्या होता है बेटा, ये एल्काइन होता है, हर एक कार्बन पर केवल 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। हमें पूछा था नॉट sp2, तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट इन, मतलब शेप पूछा है एक्चुअल में। sp3d में क्या होता है बेटा, 4 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। अगर चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस में ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो जाएगा बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिखा रहा है, ऑप्शन 3 है, समझ में आ गया। लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए, क्लियर है, अदरवाइज वो जो शेप है वो अलग हो सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की जियोमेट्री हमेशा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रहेगा, ठीक। सबसे लास्ट में ये 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बनियन डायमंड, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया हुआ है थ्योरी पढ़ते समय, ये होता है क्या चीज, sp3। ग्रेफाइट में क्या होता है बेटा, sp2। और एसिटाइलिन क्या होता है, एक्चुअल में इथाइन को एसिटाइलिन बोलते हैं, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। तो ये जाएगा sp3, sp2 और sp रिस्पेक्टिवली, ठीक। सबसे लास्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड गिवन है, द टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एट द 4 कार्बन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3, इस कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2, ठीक है। नेक्स्ट वाले कार्बन पर 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, ये sp। नेक्स्ट वाले कार्बन पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये sp2। तो sp3, sp2, फिर sp और फिर sp2, करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा हमें, ऑप्शन जो 3 है यही करेक्ट है, समझ में आ गया। तो आज वाले लेक्चर में हम लोगों ने केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा है, इससे रिलेटेड और भी दूसरी चीजें सीखनी है कि नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो निकालना सीखेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। आज वाले लेक्चर में सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाले क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा।